आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के महान आचार्य केशवदास जी के बारे में। केशवदास रीतिकाल के बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से बड़े उपयोगी हैं। परीक्षाओं में इनके इस अध्याय से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी चर्चा आज हम आपसे इस कक्षा में करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को कक्षा बड़ी पसंद आएगी और आप लोग कक्षा का आनंद जरूर उठाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। केशवदास जी का जन्म 1555 ईस्वी ओरछा बुंदेलखंड में हुआ। केशव की मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। केशव के पिता का नाम काशीनाथ था। इनके आश्रयदाता ओरछा नरेश, महाराज इंद्रजीत सिंह, राजा वीर सिंह और राजा राम सिंह थे। अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है कि केशव के आश्रयदाता कौन हैं, तो केशव के आश्रयदाता 3 राजा रहे हैं, ओरछा नरेश, महाराज इंद्रजीत सिंह और राजा वीर सिंह और राजा राम सिंह। परंतु पेपर में अगर एक का नाम बताना पड़े तो महाराज इंद्रजीत सिंह, ओरछा के राजा महाराज इंद्रजीत सिंह सबसे महत्वपूर्ण उत्तर बनता है। यही महाराज इंद्रजीत सिंह केशव को अपना गुरु मानते हैं। केशव का उपनाम वेदांती मिश्र है। केशव निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी रहे हैं और केशव को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। केशव के रीतिकाल के प्रवर्तक होने के बारे में चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। जिन लोगों ने पिछली कक्षा नहीं पढ़ी है वे लोग पुराना वीडियो देख लें और उससे अपनी इस समस्या का हल कर लें। केशव की अनेक रचनाएं हैं जिनकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। पहली रचना है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया संवत 1648 में लिखी गई। ध्यान से सुनिएगा। रसिक प्रिया संवत 1648 में लिखी गई। रसिक प्रिया में 16 प्रकाश यानी कि अध्याय। रसिक प्रिया में 16 प्रकाश हैं, जिसमें श्रृंगार रस के भेद, नायिका भेद, दर्शन, मिलन स्थान, वियोग श्रृंगार, काम दशा, मान, सखी भेद आदि की चर्चा की गई है। फिर सुन लीजिए, रसिक प्रिया में 16 अध्याय यानी कि 16 प्रकाश हैं जो श्रृंगार रस के भेदों से ओतप्रोत हैं। यहाँ प्रश्न आता है कि रसिक प्रिया किस प्रकार की रचना है। तो याद रखिएगा, रसिक प्रिया एक श्रृंगारिक रचना है। देखिएगा, अनेक बार श्रृंगार गलत लिखा जाता है तो उसको समझ लीजिएगा। श्रृंगार जो है लिखने का तरीका है कि श और उसके साथ री का समागम है। परीक्षा में शुद्ध अशुद्ध के तौर पर भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि श्रृंगार किस तरह लिखा जाता है। मैंने आप लोगों को लिख कर दिखा दिया है। तो रसिक प्रिया एक श्रृंगारिक रचना है जिसमें नायिका भेद वगैरह का वर्णन किया गया है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रसिक प्रिया में किसका श्रृंगारिक वर्णन किया गया है, तो उत्तर है भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी की श्रृंगारिक क्रीड़ाओं का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। भगवान श्री कृष्ण व राधा जी की श्रृंगारिक क्रीड़ाओं का वर्णन रसिक प्रिया में किया गया है। इस पुस्तक में संस्कृत के आचार्य मम्मट, रुद्रट, भोज आदि का अनुकरण किया गया है। फिर बता रहा हूँ, ये सभी आचार्य यानी कि मम्मट, रुद्रट, भोज संस्कृत के बहुत बड़े काव्य शास्त्रीय विवेचक हैं। इन्होंने अनेक रचनाएं संस्कृत में लिखी हैं, जिनका अनुसरण करते हुए केशवदास जी ने रसिक प्रिया की रचना की है। और इसी पुस्तक में श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है, यानी कि केशव ने रसिक प्रिया में ही श्रृंगार रस को रसराज मान लिया है। यहाँ ये प्रश्न फिर आता है कि केशव ने श्रृंगार रस को रसराज किस रचना में माना है, या केशव ने किस रस को रसराज कहा है। मैं आपको बता दूं, केशव ने श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि दी है और किस रचना में दी है, रसिक प्रिया में रसराज की उपाधि दी है। ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों कि श्रृंगार रस को रसराज केशव ने रसिक प्रिया में कहा है। केशवदास जी की ये रचना बड़ी महत्वपूर्ण है, अनेक बार परीक्षा में पूछी जाती है
और अगली रचना का नाम है कवि प्रिया। केशवदास की अगली रचना कवि प्रिया। कवि प्रिया का समय संवत 1658। कवि प्रिया का समय संवत 1658। और कवि प्रिया में भी रसिक प्रिया की तरह ही 16 अध्याय यानी 16 प्रभाव हैं। रसिक प्रिया में 16 अध्याय यानी कि 16 प्रकाश थे, यहाँ 16 प्रभाव हैं और इनमें अलंकारों का वर्णन है। ध्यान से समझ लीजिए, रसिक प्रिया में ये प्रकाश था और यहाँ ये प्रभाव है। वहाँ रसों का वर्णन था, अलंकार का वर्णन है। फिर बता रहा हूँ, वहाँ पर आपने देखा होगा कि रसों का वर्णन है और यहाँ अलंकार का वर्णन है। इस पुस्तक का उद्देश्य नए नए छात्रों को, पाठकों को और काव्य शास्त्र का अध्ययन करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर किया गया। इस पुस्तक का उद्देश्य नए छात्रों को तथा नया नया काव्य शास्त्र सीखने वाले लोगों के लिए रचा गया था। उन्हें इनकी आधारभूत नियमावली से अवगत कराना ही कवि प्रिया का मुख्य उद्देश्य था। इस पुस्तक में 18 काव्य दोषों का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। DSSS ने इस प्रश्न को पूछा है कि कवि प्रिया में कितने काव्य दोषों का वर्णन है, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर से UGC नेट में भी इसको पूछा जाता है कि कवि प्रिया में कुल कितने काव्य दोषों का वर्णन है, तो कवि प्रिया में केवल 18 काव्य दोषों का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, कवि प्रिया के अंदर 18 काव्य दोषों का वर्णन है। इस पुस्तक में अमर कवि कृत काव्य कल्पलतावृत्ति, ध्यान से सुनिएगा, अमर कवि की रचना काव्य कल्पलतावृत्ति, केशव मिश्र की रचना अलंकार शेखर और आचार्य दंडी की रचना काव्य दर्श का अनुकरण किया गया है। कौन कौन सी रचनाओं का अनुकरण है, ध्यान से देख लीजिएगा। अमर कवि की काव्य कल्पलतावृत्ति, केशव मिश्र की अलंकार शेखर और दंडी की काव्यादर्श। ये रचना बहुत पूछी जाती है, पेपर में आता भी है कि काव्यादर्श किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा, दंडी की काव्यादर्श का अनुकरण इस पुस्तक में किया गया है। अगली बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है और UGC या UPSC की परीक्षा में आ जाती है कि इस रचना में अलंकारों के बारे में क्या खास बात है। इस रचना में मैं आपको बता दूं कि इस रचना में सामान्य के अंतर्गत विशेष और विशेष के अंदर वास्तविक अलंकार पाए जाते हैं। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, सामान्य सी बड़ी जनसाधारण की बातों के अंतर्गत विशेष प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया गया है। और जहाँ विशेष स्थितियाँ थी, विशेष परिस्थितियाँ थी, उनके अंदर बिल्कुल इस तरह से अलंकारों का वर्णन किया गया है कि वो हमारे सामने जीवंत जान पड़ती हैं। फिर बात कह रहा हूँ मैं आपको, इस तथ्य को याद रखिएगा कि इस रचना में सामान्य के अंतर्गत विशेष और विशेष के अंदर वास्तविक अलंकार पाए गए हैं। ये प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि केशव की किस रचना में सामान्य के अंतर्गत विशेष और विशेष के अंदर वास्तविक अलंकार पाए जाते हैं। तो केशव की उस रचना का नाम है कवि प्रिया। केशवदास जी की अगली रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका का समय संवत 1658 और रामचंद्रिका में 39 प्रकाश अर्थात अध्याय हैं जिसमें राम कथा वर्णित है। 39 प्रकाश हैं जिसमें राम कथा वर्णित है। इस रचना का आधार ग्रंथ प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक और अनर्घ राघव, कादम्बरी और नैवेद्य हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें से पूछा जा सकता है, वैसे अभी तक नहीं आया है कि इस रचना के आधार ग्रंथ क्या है। तो इस रचना के आधार ग्रंथ ये 5 पुस्तकें हैं जिनके नाम हैं प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी और नैवेद्य। इस पुस्तक पर प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या केशव की रामचंद्रिका पर गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का कोई प्रभाव है या नहीं है? क्या
तुलसीकृत रामचरितमानस का प्रभाव रामचंद्रिका पर है या नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक पर यानी कि रामचंद्रिका पर तुलसीकृत रामचरितमानस का किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं है। रामचंद्रिका में राम कथा थोड़ी सी बिखरी हुई है, विसंख्रिलित है। विसंख्रिलित होने का मतलब है कि राम कथा सही हिसाब से, सही तरीके से श्रृंखलाबद्ध नहीं है। राम कथा राम के जन्म से प्रारंभ नहीं होती। इस कथा का प्रारंभ जो है वो भगवान राम के पूर्वजों या कहिए कि भगवान राम के परिवार के परिचय से है। वहाँ पर भगवान राम का जन्म इस कथा के प्रारंभ में नहीं दिखाया गया है। दूसरा, इस कथा में यानी कि रामचंद्रिका में भगवान राम जब वन को जाते हैं तो वो अपनी माता कौशल्या को पतिव्रता धर्म समझाते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि पूरी तरह से व्यर्थ प्रतीत होता है कि भगवान राम अपनी माता को पतिव्रता धर्म समझाएं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि माता कौशल्या स्वयं में बहुत पतिव्रता नारी थी। चलिए अब बात करते हैं कि रामचंद्रिका में संवाद योजना कैसी है। मैं आपको बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसकी संवाद योजना की प्रशंसा की है और रामचंद्रिका की संवाद योजना हिंदी साहित्य की सर्वोत्तम संवाद योजना मानी जाती है। रामचंद्रिका की संवाद योजना हिंदी साहित्य की सर्वोत्तम कृति है, ऐसा साहित्यकार मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी केशव की संवाद योजनाओं की प्रशंसा करते हैं, जबकि वे केशव की अन्य बातों से सहमत नहीं हैं। केशव की इस पुस्तक में भाषा बड़ी कठिन है और कल्पनाएं अनंत हैं। भाषा क्लिष्ट है और कल्पना विलसित है। इतनी कठिन भाषा और कल्पनाओं की इतनी अनंतता इस रचना को कहीं ना कहीं आम जन से दूर कर देती है और कथा भी बड़ी बिगड़ी हुई है, कथा भी बड़ी परिवर्तित है। तो रामचंद्रिका कहीं ना कहीं पाठकों के हृदय से दूर हो जाती है। इसकी एक ही बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसकी संवाद योजना हिंदी साहित्य की सर्वोत्तम धरोहर मानी जाती है। केशव दास जी की अगली रचना है रतन बावनी। रतन बावनी का समय संवत 1664। रतन बावनी में 52 छंद हैं, अर्थात 52 पदों की रचना है। रतन बावनी के अंदर केवल 52 छंद अर्थात 52 पद लिखे गए हैं और यह एक राजनीतिक ग्रंथ है, जिसमें ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र रतन शाह का वीरता का वर्णन किया गया है और इनके द्वारा लड़े गए युद्ध, इनके द्वारा किए गए कार्यों का यशोगान है। यह रचना डिंगल शैली का संवादात्मक निबंध काव्य है। ध्यान से सुनिएगा, डिंगल शैली का संवादात्मक निबंध काव्य है। इस रचना के अंतर्गत कौन सी शैली प्रयोग की गई है? इस रचना के अंतर्गत डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है और ये एक संवादात्मक निबंध है। कौन सा निबंध है प्रिय विद्यार्थियों? संवादात्मक निबंध है। इस रचना में डिंगल शैली के साथ साथ संवादात्मक काव्य भी लिखा गया है। ये रचना पेपर में आती है। रतन बावनी किसकी रचना है केवल इतना मात्र आता है, इसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं पूछा गया है अभी तक। और याद रखिएगा कि इस रचना का महत्व केवल इसलिए है कि ये रचना ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र रतन सिंह का यशोगान है, उनकी वीरताओं का वर्णन है। चलिए अगली रचना की तरफ बढ़ते हैं। अगली रचना केशवकृत वीर सिंह देवचरित। वीर सिंह देवचरित का समय संवत 1664। इसमें 33 प्रकाश अर्थात 33 अध्याय हैं और यह एक ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ है, यानी कि इतिहास के आधार पर लिखा गया काव्य ग्रंथ है, जिसमें ओरछा नरेश के छोटे भाई वीर सिंह का यशोगान है, उसकी वीरताओं का वर्णन किया गया है। केशव दास जी की अगली रचना है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता का समय संवत 1667
इसमें भी 33 प्रकाश हैं और ये रचना केशव ने प्रतीक शैली में की है और ये अकेली एक ऐसी रचना है जो प्रतीक शैली में केशव ने लिखी है। इसके अतिरिक्त केशव ने प्रतीक शैली में कोई और रचना नहीं लिखी है और इस रचना का आधार ग्रंथ है कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत में लिखा गया एक नाटक है जिसके आधार पर केशव ने अपनी विज्ञान गीता की रचना की है। और केशव की एकमात्र रचना जो प्रतीक शैली में लिखी गई, इसके अलावा केशव ने कोई भी और रचना प्रतीक शैली में नहीं की है। ये प्रश्न पेपर में आ सकता है तो याद रखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है। वैसे अभी तक नहीं पूछा गया है, अगर पूछ लिया जाए तो प्रतीक शैली की एकमात्र रचना विज्ञान गीता। और मैं उम्मीद करता हूँ, अपने अनुभव से बताता हूँ कि ये प्रश्न यूजीसी नेट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। केशव की अगली रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका का समय संवत 1669 और यह पुस्तक केशव ने महाराज वीर सिंह के परम मित्र, ध्यान से सुनिएगा, महाराज वीर सिंह के परम मित्र सम्राट जहांगीर की वीरता के लिए लिखी है। यानी कि इस पुस्तक में जहांगीर का यशोगान किया गया है, उसकी वीरता को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है और यह केशव की अंतिम रचना मानी जाती है। अब पेपर में आपसे पूछा जाए कि केशव की अंतिम रचना कौन सी है, तो याद रखिएगा कि केशव की अंतिम रचना है जहांगीर जस चंद्रिका, जो उन्होंने महाराज जहांगीर के यशोगान वीरता गान के लिए लिखी है। इसके अतिरिक्त दो रचनाएं और हैं जो केशव की मानी जाती हैं, परंतु उनका किसी भी तरह से कोई ऐसा प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं हो पाया है कि ये केशव की ही है, परंतु उन रचनाओं पर किसी और का अधिकार भी अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। तो परीक्षा के लिए हमें इसे पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि पहली रचना है छंदमाल और दूसरी रचना नखशिख। तो दोनों रचनाएं ही केशव की मानी जाती हैं, परंतु अनेक विद्वान इसका विरोध भी करते हैं, इसके विपक्ष में भी खड़े हैं, परंतु हमें परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि छंदमाल संवत 1836 में एक हस्तलिखित प्रति के रूप में हमें प्राप्त हुई। 1836 की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध होती है छंदमाल की। उससे पहले की कोई प्रति, कोई पांडुलिपि या किसी तरह की पुस्तक हमें उपलब्ध नहीं हुई है। ये रचना छंदों का उपयोग करने वाले नए नए कवियों और छात्रों के लिए लिखी गई थी और इस पुस्तक में उदाहरण जो दिए गए हैं वो केशव की रामचंद्रिका से ही लिए गए हैं। इस पुस्तक के प्रथम भाग में 77 वर्णिक छंद और दूसरे भाग में 26 मात्रिक छंदों का वर्णन किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है वो ये कि यह हिंदी का प्रथम छंद ग्रंथ माना जाता है। केशव की यह रचना हिंदी का प्रथम छंद ग्रंथ मानी जाती है। इससे पहले कभी हिंदी भाषा में छंदों को लेकर कोई रचना नहीं की गई है। फिर कह रहा हूँ, अगर पेपर में आए कि हिंदी का प्रथम छंद ग्रंथ कौन सा है, तो केशव की छंदमाल हिंदी की प्रथम छंद ग्रंथ रचना मानी जाती है। और कहा जाता है कि केशव ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल, फिर से सुन लीजिए, कहा जाता है कि केशव ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल तीनों रीति ग्रंथ जो हैं वो अपनी शिष्या राय प्रवीण को, शिष्या का नाम क्या है, राय प्रवीण को काव्य शास्त्र का ज्ञान देने के लिए लिखी थी। और महत्वपूर्ण हो जाता है कि कवि प्रिया, रसिक प्रिया या छंदमाल किसके लिए लिखी गई, तो कवि प्रिया भी, रसिक प्रिया भी और छंदमाल भी, तीनों रचनाएं राय प्रवीण को काव्य शास्त्र का ज्ञान देने के लिए लिखी गई थी। इनका प्रणयन इसी उद्देश्य से किया गया था। अब बात आती है कि केशव के बारे में विभिन्न विद्वानों का मत क्या है। अनेक लोग क्या कहते हैं केशव के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी केशव के बारे में क्या कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं
उन्होंने कहा कि केशव कठिन काव्य के प्रेत थे। ये कथन सबसे महत्वपूर्ण है, इस कथन को याद रखिएगा। परीक्षा में अनेक बार ये कथन पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को क्या कहकर संबोधित किया है, कठिन काव्य का प्रेत। ये प्रश्न किसी भी तरह से आए आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा, एक और बढ़िया बात उन्होंने इनके बारे में कही कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सुहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केशव का हृदय कवियों वाला हृदय नहीं था, वो बड़े दयालु किस्म के कवि नहीं थे, ना ही उनके अंदर किसी तरह की भावनाएं विद्यमान थी जैसी एक कवि में होनी चाहिए थी। वो बड़े कठिन काव्य के प्रेत थे और अपनी रचनाओं में कठिन भाषा, कलिष्ठता की भाषा का प्रयोग करते थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहीं नहीं रुके, उन्होंने तो और भी कहा कि केशव केवल उक्ति, वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। केवल शब्दों को तरोड़ मरोड़ कर लिखना, उनके अंदर कलिष्ठता उत्पन्न करना और कल्पनाओं में विलिष्टता उत्पन्न करना ही केशव का काम था। देखिए, केशव के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पंक्तियां हैं, उनके जो वाक्य हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं और परीक्षाओं में इनसे जरूर पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल ने एक और जगह लिखा है कि प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और ना ही अनुभूति। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा केशव को प्राप्त ना था। यानी कि कवियों का काम है कविताएं लिखना और भाषाओं पर अधिकार होना। यदि कवि का भाषा पर अधिकार नहीं है तो काव्य उतना श्रेष्ठ नहीं होता जितना किसी अनुभवी कवि का माना जाता है। और अंत में उन्होंने लिखा कि केशव का काव्य नारिकेल काव्य है, यानी कि नारियल की भांति है, उसे ऊपर से समझना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे नारियल को ऊपर से नहीं तोड़ा जा सकता, उसे बीच से ही तोड़ा जाता है, तो वही उन्होंने लिखा कि केशव का काव्य नारिकेल काव्य है, उसे ऊपर से नहीं समझा जा सकता। आचार्य शुक्ल के अतिरिक्त भी अनेक लोगों ने केशव के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो अभी आप पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने केशव के बारे में कहा है, उनकी रामचंद्रिका को लेकर वो लिखते हैं कि रामचंद्रिका में ना तो किसी महान आदर्श की स्थापना हो सकी और ना ही उसमें ऐसी महत प्रेरणा ही दिखाई देती है जिससे अभिभूत होकर कवि ने उसकी रचना की हो। यानी कि केशव की जो रामचंद्रिका है उसको लेकर डॉक्टर शंभुनाथ सिंह लिखते हैं कि उनकी यह रचना किसी आदर्श की स्थापना नहीं कर पाई, जैसे कि तुलसी की रामचरितमानस कर देती है। जैसे भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में स्थापित किया तुलसी की रामचरितमानस ने, परंतु केशव की रामचंद्रिका ऐसा कोई कारनामा नहीं कर पाई और न ही उसके अंदर कोई ऐसी और चीज़ उन्हें दिखाई दी जिसके कारण से ये अनुभव किया जा सके कि केशव ने रामचंद्रिका लिखने का कोई उद्देश्य रखा है। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र का कथन भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि भक्ति काव्य की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशव का ही था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहाँ केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का धनी मानते हैं। उन्होंने कहा कि भक्ति काव्य की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी और यह प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशव का ही था। तो केशव को उन्होंने महिमा मंडित किया है। इसके बाद बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूरी तरह से सहमत दिखाई देते हैं और कहते हैं कवि को जिस प्रकार संवेदनशील और प्रेषण धर्म वाला हृदय मिलना चाहिए वैसा केशव को नहीं मिला। बिल्कुल वैसी ही बातें हैं जैसी आचार्य शुक्ल ने की थी। और अंत में डॉक्टर विजयपाल सिंह का कथन है कि केशव कोर्ट के कवि थे। कथन बड़ा नवीनतम है, बड़ा नया है और परीक्षाओं में पूछे जाने की हम उम्मीद करते हैं कि इस कथन को पूछा जाए कि कोर्ट का कवि किसे कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं
केशव के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है कि केशव रसवादी हैं या अलंकारवादी हैं। तो केशव अलंकारवादी आचार्य हैं। केशव ने स्वयं को अलंकारवादी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अतिरिक्त सभी ने केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, यानी कि केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। ये सभी ने मान लिया है, केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल को छोड़कर। केशव ने अपनी रचनाओं में उपमा के 22 भेद वर्णित किए हैं। केशव की विभिन्न रचनाओं को अगर हम विश्लेषण करें तो उन्होंने उपमा के 22 भेदों का वर्णन किया है। और केशव ही पहले आचार्य हैं हिंदी भाषा में जिन्होंने सर्वांग निरूपण किया है। केशव हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने सर्वांग निरूपण किया है। और केशव को ही हिंदी का अलंकार निरूपण का प्रथम आचार्य माना जाता है, यानी कि सर्वांग निरूपण के भी पहले और अलंकार निरूपण के भी पहले आचार्य केशव हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। केशव ने भाव को कवियों का पिता कहा है। केशव ने भाव को कवियों का पिता कहा है। ये कथन परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य है कि केशव ने कवियों का पिता किसे माना है। तो केशव ने कवियों का पिता भाव को माना है, यानी कि काव्य में यदि भाव है तो कवि के लिए वो श्रेष्ठ है, अन्यथा नहीं। अब बात करें कि केशव की मित्रता जो है वो बड़े बड़े राज दरबारों में है। केशव की मित्रता अकबर के दरबारी बीरबल के साथ भी रही है और बीरबल केशव के परम मित्र माने जाते हैं। केशव को रीतिकाल का प्रतिनिधि राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि वैसे तो बिहारी को कहा जाता है, परंतु प्रतिनिधि राष्ट्रीय कवि की अगर हम बात करें तो वो केशव को माना जाता है। और केशव को मिस्र बंधुओं ने भाषा का मिल्टन भी कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाषा का मिल्टन किसे कहा जाता है। भाषा का मिल्टन केशव को कहा जाता है। और किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने कहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाषा का मिल्टन किसे कहा जाता है। भाषा का मिल्टन केशवदास जी को कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाषा का मिल्टन किसे माना जाता है। अब कुछ पद हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं आपके सामने। ये 2 महत्वपूर्ण पद हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबस सरस सुवृत्ति भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। इसमें लोग भूषण शब्द देखकर, भूषण शब्द की यहाँ पर प्रकटीकरण देखकर लोग सोचते हैं कि ये भूषण का है, जबकि आपको बता दूं कि ये भूषण का नहीं है। ये पद केशवदास का है और परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। अलंकारों में भी पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरस सरस सुवृत्ति भूषण विनीन विराजई कविता वनिता मित। तो सलेश अलंकार का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। उत्तम पद कवि गंग के कविता को बलवीर केशव अर्थ गंभीर को सूर 3 गुण धीर। ये पद भी बहुत पूछा गया है। तो इन दोनों पदों को याद रखिएगा कि दोनों के दोनों पद केशव के हैं और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए परीक्षाओं में आए हैं, आपके सामने प्रकट किए गए हैं। याद रखें, पेपर में आता है और महत्वपूर्ण है। अंत में केवल मैं इतना ही कहूँगा केशव के बारे में कि हिंदी में सर्वप्रथम केशवदास जी ने ही काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया। यह ठीक है कि उनके काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है और पांडित्य प्रदर्शन के कारण उन्हें कठिन काव्य के प्रेत कहकर पुकारा जाता है, किंतु इतना कह देने मात्र से केशव का महत्व समाप्त नहीं हो जाता। केशव रीतिकाल के प्रथम आचार्य हैं, महत्वपूर्ण हैं और हमेशा रहेंगे। तो आज की कक्षा में केवल इतना ही। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।